ओके स्टूडेंट्स, सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, मैन एंड इट्स एनवायरनमेंट। बेसिकली इन्वायरमेंट, क्योंकि हम ह्यूमन की तो इम्पोर्टेंस हम देख ही चुके हैं, हम उसकी एनाटमी पढ़ चुके हैं, हम उसकी मॉर्फोलॉजी पढ़ चुके हैं, हम डिजीज भी देखते हैं, फिर हम ट्रीटमेंट भी देखते हैं। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द इन्वायरमेंट? इन्वायरमेंट किसी भी एक लिविंग बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इन्वायरमेंट्स ही नहीं सिर्फ, बल्कि एक ह्यूमन का और इन्वायरमेंट का आपस में इंटर रिलेशनशिप बैलेंस्ड होना चाहिए। क्योंकि अगर आप क्योंकि आप जो सारे रिसोर्सेज ले रहे हैं ना, ह्यूमन जितने भी रिसोर्सेज लेते हैं वो इन्वायरमेंट से ही ले रहे हैं। अगर वो रिसोर्सेज लेता जाए विदाउट इसको देखे कि फ्यूचर में वो रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे या इन्वायरमेंट को पॉल्यूटेड करता जाए, तो एज अ रिजल्ट इन्वायरमेंट पे नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। और नेगेटिव इम्पैक्ट की वजह से जो ह्यूमन बॉडी है वो इस चीज को सफर करेगी, राइट जिसकी एग्जांपल आपको हर तरीके से नजर आ रही है कि अगर आप कटिंग ऑफ द फॉरेस्ट कर रहे हैं, इट विल इंक्रीज द टेम्परेचर, और उससे क्या हो रही है, फ्लडिंग भी आ रही है, टेम्परेचर भी, क्योंकि आपको पता है कि ट्रीज जो है वो बेसिकली टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए भी एक मैकेनिज्म परफॉर्म कर रहे होते हैं, ऑक्सीजन का लेवल बरकरार रखने के लिए भी कर रहे होते हैं। लेकिन अगर एक एरिया वही ह्यूमन यूटिलाइज करेगा फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन, फॉर द फॉर यूज ऑफ दैट स्पेस, तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट घूम फिरा के आके ह्यूमन को ही होगा और हमारी सोसाइटी को ही होगा। तो बेसिकली हम इस चैप्टर के अंदर एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे और एनवायरनमेंट से होने वाले इम्पैक्ट, चाहे वो पॉजिटिव इम्पैक्ट हो रहे हो या नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहे हो ह्यूमन बॉडी पे, मेन पे, सोसाइटी में किस तरीके से हो रहे हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। सो पहला जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिसोर्सेज। अच्छा जी, रिसोर्सेज से क्या मुराद है? रिसोर्सेज इज बेसिकली अ टाइप ऑफ मटेरियल जो कि इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को। आइदर हम बात करें ह्यूमन की या हम बात करें एनिमल्स की, तो रिसोर्सेज का होना, क्योंकि जो स्ट्रगल होती है ना एक ऑर्गेनिज्म की, वो रिसोर्सेज के लिए ही होती है। अब रिसोर्सेज जो है वो आपके पास, अगर हम उसकी अवेलेबिलिटी पे बात करें या अगर हम उसकी ओरिजिन पे बात करें, तो हमारे पास रिसोर्सेज टू टाइप्स के हैं। एक हमारे पास कहलाता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, एक हमारे पास कहलाता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है जी, रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि नेचुरल सिस्टम से आप बार बार रिप्लेस करके बार बार प्रोड्यूस किए जाते हैं। आप हाई कंजम्पशन करते जाएं, वो रिसोर्सेज उतने ही हाई हैं, ऑलरेडी हैं मौजूद। यानी कि आपके वो ऐसे टाइप के रिसोर्सेज है जो कि खत्म, इजीली खत्म नहीं हो सकते हैं, अनटिल और अनलेस कि अगर आप उस रिसोर्स को परमानेंटली डैमेज करें, उस सिस्टम को परमानेंटली डैमेज करें बाय पोल्यूशन। उसके अलावा आप वो रिसोर्सेज, आपकी जनरेशन आफ्टर जनरेशन आप वो रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं। कंजम्पशन उसकी बहुत ज्यादा एक ऑर्गेनिज्म ले सकता है। अच्छा जी, ये जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं बेसिकली क्यों क्यों ये यूज हो रहा होता है, क्योंकि ये रिसाइकलिंग होके यूज हो रहा होता है। जैसे हमारे पास एग्जांपल आ जाती है वाटर साइकिल की। आपको पता है वाटर साइकिल एक ऐसी साइकिल है कि जितनी भी जमीन पे एवेपोरेशन होती है, स्वेटिंग होती है, या एज अ रिजल्ट एवेपोरेशन स्वेटिंग, सारा वाटर जो है वो जाता है क्लाउड्स में, क्लाउड्स दोबारा बरसते हैं और वो पानी दोबारा जमीन पे आ जाता है, और फिर ह्यूमन या एनिमल्स जो है वो वापस से रिसाइकिल करते हैं। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में सबसे मेन डिफरेंस आप लोग नोट डाउन करें, एक ये भी है कि जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है वो साइक्लिंग उसमें चल रही होती है। अब हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज की अगर एग्जांपल्स की बात करें, तो एयर, वाटर, लैंड, वाइल्ड लाइफ, ये तमाम ऐसे रिसोर्सेज हैं जो हम जितने भी यूज करें, वो ऑलरेडी इसकी तादाद इस बायोस्फीयर में इतनी ज्यादा है कि हम लेते जाएंगे और वो कॉन्स्टेंटली हमारी बॉडी लेती जाएगी, हमारी जनरेशन लेती जाएंगी, जब तक पॉपुलेशन बढ़ती जा रही, पॉपुलेशन एक्सपोनेंटली जितनी बढ़ती जा रही है, उतनी ज्यादा ही जो है हम उस रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं। और एक इन एडिशन एक चीज मैं आप लोगों को एक अदर देन टेक्स्ट बुक आप लोगों की बताना चाहती हूँ कि एक साइंटिस्ट थे मैथ्यूज, जिन्होंने ये चीज बताई थी कि दुनिया में जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती है एक्सपोनेंटली, और जो रिसोर्सेज हैं वो बढ़ते हैं अरिथमेटिकली, या रिसोर्सेज इस तरीके से बढ़ते हैं 1 2 3 4, लेकिन जो पॉपुलेशन है वो किस तरीके से बढ़ती है, 2 स्क्वायर 4, 8 16 32 64, इस तरीके से। ठीक है जी, तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हमारे पास वो रिसोर्सेज हैं जो नेचुरली हमारे पास प्रेजेंट है, उसको जो है वो क्विकली हम
जो है वो यूज कर सकते हैं, मिलियंस जब से अर्थ बनी है तब से यूज कर रहे हैं और अभी तक भी यूज हो रहा है और लास्ट तक यूज होता रहेगा अंटिल हम उसे पोल्यूट ना करें। एग्जाम्पल हमारे पास, मैंने आप लोगों को अदर देन एयर वाटर की मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि नेचुरल साइकिल्स जितनी होती हैं, वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल बिटवीन अर्थ एंड द एटमोसफेयर। आपको पता है साइकिल इसी को कहते हैं, अर्थ और एटमोसफेयर के दरमियान में जो एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल चल रहा होता है, दैट इज कॉल्ड साइकिल। तो ये तो तमाम रिसोर्सेज है, ये हमारे पास कहलाते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। दूसरा हमारे पास है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से टाइप के रिसोर्सेज हैं? जिन जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बनिस्बत कम तादाद में एनवायरनमेंट में बनते हैं और उस एनवायरनमेंट जो है उसका कंजम्पशन उसी तरीके से कर रहा है जिस तरीके से रिन्यूएबल रिसोर्सेज को कर रहा है। ठीक है, अब एक तादाद ही कम प्रोड्यूस हो रही है, बन ही कम रही है, लेकिन आप उसे जो यूज कर रहे हैं वो आप उसे बिल्कुल उसी तरीके से यूज कर रहे हैं जैसे आप रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं। तो अगर इसका एक हल ये होता है कि अगर आप नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को सस्टेनेबल यूजेज के लिए यूज करें। सस्टेनेबल यूज का मतलब ये होता है कि आप उसे कैलकुलेट वाइज, यानी कि जो आप कंजम्पशन पावर, कंजम्पशन जो परसेंटेज है उसे आप डिक्रीज करते हैं एज कंपेयर टू द प्रोडक्शन वैल्यू, तो आप उस रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं। और ये रिसोर्सेज ऐसे होते हैं कि अगर एक टाइम पे ये डिस्ट्रॉय हो जाए तो इसे कोई और रिसोर्स रिप्लेस नहीं कर सकता। इनमें आपकी एग्जांपल हमारे पास बहुत सारी आती है, जिनमें से मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने शेयर करूंगी। जिसमें हमारे पास एग्जांपल आती है कोल, पेट्रोलियम, नॉन मेटालिक मिनरल्स, ऑयल और गैसेस। तो पेपर में एमसीक्यूज एनटीएस में इस तरीके से आ सकता है, अगर बहुत ही लेम एमसीक्यूज तो वैसे तो इस तरह के एमसीक्यूज मतलब कि परसेंटेज बहुत कम होती है आने का, लेकिन अगर आ जाए तो आपको एग्जांपल्स पता होनी चाहिए कि रिन्यूएबल में रिसोर्सेज में कौन सी चीजें यूज हो रही हैं और नॉन रिन्यूएबल में कौन सी चीजें यूज हो रही हैं। अच्छा जी, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अलावा दो तरीके के और रिसोर्सेज भी होते हैं, जिसे एनर्जी सोर्सेज होते हैं, जिसे हम कहते हैं कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स और कहते हैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स वो रिसोर्स होता है जो कि आप पुराने कदीम जमाने से यूज करते हुए आ रहे हैं और फ्यूचर में भी आप उसको यूज कर सकते हैं। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स वो सोर्स होती है जो कि जिसका जो कॉमन नहीं है और आप उसे न्यू वे, यानी कि हमेशा आपको जरूरत पड़ती है कि आप न्यू टेक्निक्स के थ्रू उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करें। कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स में हमारे पास एग्जांपल आते हैं फॉसल फ्यूल्स। फॉसल फ्यूल्स आपको पता है एंशिएंट जमाने से अभी तक हम यूज करते आ रहे हैं। फायरवुड, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन फ्रॉम द फॉसल फ्यूल, कोल, ऑयल, वुड, टी और यूरेनियम जो है मेटल्स की, इसकी भी आप फॉसल फ्यूल से ले सकते हैं। तो बेसिकली जो कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज होती हैं वो आप एंशिएंट टाइम, that energy source that have been used from ancient time is called conventional source, and the non-conventional energy source are also called unusual source of energy, that are the new source of energy which are still not in common use। कॉमन यूज में जो नहीं है, ज्यादा आपको पता है कॉमनली उसे आप इतना यूज नहीं कर रहे, जैसे टाइडल विंड पावर, ठीक है, और टाइडल पावर, ओशन वेव पावर, जियोथर्मल पावर, सोलर पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है, ये आप यूज इतना ज्यादा नहीं कर रहे। ठीक है, और बायोगैस, बायोफ्यूल्स जो कि बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं। तो आप इसे इस तरीके से भी कह सकते हैं कि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज आर आल्सो कॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी, include in renewable energy, and conventional energy sources are also include in non renewable energy। ठीक है जी, तो होपफुली आपको रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल में डिफरेंस थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट जो हम डिस्कस करते हैं दैट इज रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है जी, रिन्यूएबल रिसोर्सेज में सबसे पहले आती एयर। आपको पता है कि एयर एक ऐसा इज अ कलेक्शन ऑफ अ गैसेस जो कि अर्थ से कुछ किलोमीटर के ऊपर एक पूरी लेयर, सी लेवल से अगर हम देखें, सी लेवल से अगर हम ऊपर लेवल, अगर हम उसको कैलकुलेटर से अगर हम उसे क्या करें, उसे हम मेजर करें तो 6000 मीटर अर्थ सी लेवल से अगर आप 6000 मीटर ऊपर जाएं तो वहां पर जो आपको एटमॉस्फेयर नजर आता है दैट इज कॉल्ड एयर। एयर आपको पता है 78% नाइट्रोजन है, 21%
ओके स्टूडेंट्स, तो जब हम एयर की कंपोजिशन की बात करते हैं तो हमें हमेशा से पता है 78% नाइट्रोजन है सबसे ज्यादा प्रोपोर्शन, 21 ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही कम है 0.303%। लेकिन ये इसमें आपको पता है इस कंपोजिशन में ज्यादा प्रोपोर्शनैलिटी होती है क्योंकि आप दरख्तों को काटते जा रहे हैं। ट्री इज बेसिकली द मेन सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर आप ट्रीज को कटिंग करते जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की खुद ब खुद बढ़ती जाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है इट्स अ वेरी हार्मफुल गैस फॉर आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड आवर ह्यूमन बॉडी। उसके अलावा कुछ अमाउंट की और गैसेस भी मौजूद हैं, नियोन, हीलियम, क्रिप्टोन एंड जीनोन। ये ऐसे ही आपने याद कर लेनी है चीजें, सही है, ये इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपने इसको ऐसे ही एज इट इज याद करती रहनी है चीजें। डस्ट पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, इट्स डिपेंड अपॉन द पोल्यूशन, ठीक है, एंड वाटर वेपर्स। तो एयर कोई बना नहीं रहा, एयर ऑलरेडी मौजूद है हमारे एटमॉस्फेयर में, जो कि एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, जितनी चलती भी आ रही है वो यूज होती है। और आपको पता है एयर से ही हम ऑर्गेनिज्म जो है सरवाइव कर रहे होते हैं, प्लांट फूड प्रिपेयर कर रहा होता है, और हम जो हैं वो इसको इनहेल और एक्सेल यानी कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग परफॉर्म कर रहे होते हैं। दूसरी बात हम फटाफट कर लेते हैं वाटर की। वाटर इज बेसिकली द मेन बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, राइट। और हमारे अर्थ का टेम्परेचर को बेयर करने के लिए भी वाटर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अच्छा जी, आपको ये पता होना चाहिए कि टोटल वर्ल्ड में कितने क्यूबिक किलोमीटर अर्थ जो है वाटर से ढका हुआ है। अगर मैं रेंडमली बात करूं तो हमारा जो वाटर है वो है 70% प्लस, ठीक है। 70 से अप परसेंट जो है वो वाटर से ढका हुआ है, और 30% सिर्फ हमारे पास जो है वो खुश्की मौजूद है, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट मौजूद है, ठीक है। जिसमें से 93%, अगर हम उस 70 को बोलूं वो 100% है, तो उसमें 93% ओशन है, और 4% हमारे पास 2% जो है वो ऐसे हैं जो कि फ्रेश वाटर प्रोड्यूस कर सकते हैं। और आपको पता है हमारा हम जो लाइफ सर्वाइव कर रहे होते हैं, एनिमल्स जो लाइफ सर्वाइव कर रहे होते हैं वो वाटर के ऊपर लाइफ सर्वाइव कर रहे हैं। अच्छा जी, उसके अलावा इसमें कुछ जो है वो याद रखने वाली चीजें हैं कि बेसिकली जब हम एक बात करते हैं सॉल्ट वाटर की, तो सॉल्ट वाटर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स है टेबल सॉल्ट का, जो कि आपको पता है सॉल्ट एक बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर योर मेटाबॉलिज्म एज वेल। सॉल्ट में आयोडीन होता है, और आयोडीन हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यस स्टूडेंट्स, हमें ये बात भी पता है कि हमारी बॉडी के अंदर टोटल जो वाटर हमारी बॉडी वेट में मौजूद है वो है 70 to 90%। ये बात भी हमें अच्छी तरीके से पता है, ठीक है जी। उसके अलावा हमें जो चीजें एमसीक्यूज के लिए पूछी जाती हैं वो ये पूछी जाती हैं कि भाई स्टेटमेंट डाल दी जाती है, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ये जो प्रोपोर्शंस हैं कि 93% ओशन ओशन की फॉर्म में मौजूद है, 2% ग्लेशियर्स या पोलर आइस केप्स की फॉर्म में मौजूद है, 0.05 यानी कि अराउंड 1% फ्रेश वाटर लेक्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स की प्रेजेंट है। तो बेसिकली ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। उसके अलावा एक एडिशनल चीज मैं आपको जो थोड़ा सा हट के बताऊं, वो मैं ये बता सकती हूँ कि देखिए आपके वर्ल्ड में 70 to 80% जो है वाटर से ढका हुआ है, कुछ वर्ल्ड जो है वो टेरेस्ट्रियल है। उसके अलावा वर्ल्ड में कितनी तादाद इतनी है जो कि कल्टीवेटेड है। कल्टीवेटेड मतलब आप हर टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में तो हर जगह पे तो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एंड ऑल नहीं उगा सकते ना। तो कल्टीवेशन की तादाद, कल्टीवेशन को मद्देनजर रखते हुए तो टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड अंडर कल्टीवेशन दैट इज 11%। 11% एरिया हम यूज कर रहे हैं कल्टीवेशन के लिए। इसको हम बढ़ा भी सकते हैं, वो पीरियड ऑफ टाइम से ये बढ़ेगा। अच्छा, अब वाटर की हम बात कर रहे हैं तो हम कुछ टाइप्स के, एक देखिए वाटर जमीन के अंदर भी मौजूद है, ठीक है, जो कि आप लोगों बोरिंग, आपको अच्छी तरीके से पता होगा, बोरिंग की जब मोटर लगा दी जाती है तो वो जो बोरिंग वाटर है वो बेसिकली जमीन के अंदर से पानी लेके आ रहे हैं। जमीन के अंदर भी पानी मौजूद है, जो कुछ जमीन के अंदर मौजूद है उस पानी को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल वाटर। और कुछ जो है वो जमीन से ऊपर मौजूद है, जो रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स, ओशन, सीज की उसमें मौजूद है। कुछ जो है कुछ प्रोपोर्शन ऑफ वाटर वो सॉइल पार्टिकल्स के अंदर मिला हुआ है, उस वाटर को हम कहते हैं कैपिलरी वाटर।
ठीक है। अच्छा, कुछ जो है वो ड्राई सॉल्ट्स में भी मिला हुआ है, ठीक है। उन वाटर्स को हम कहते हैं हाइड्रोस्कोपिक वाटर। तो बेसिकली आप जहां देखें वहां आपको पानी की कोई ना कोई फॉर्म नजर आती है। उसके अलावा आप देखते हैं कि आपकी जो अर्थ एटमोसफेयर है, एयर है, उसमें भी वाटर वेपर्स की कुछ तादाद नजर आती है। वो क्यों आती है वो आपको पता है, बिकॉज ऑफ एवेपोरेशन आपको इजी नजर आते हैं। तो वाटर इज बेसिकली अ रिन्यूएबल टाइप ऑफ सोर्सेज व्हिच प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर मेंटेनेंस द अर्थ इन्वायरमेंट रिसोर्सेज, ठीक है जी। और आपको पता है ये जो वाटर है ये बायोजियो केमिकल साइकिल के थ्रू इसकी रिसाइकलिंग हो रही होती है, और जो इसकी रिसाइकलिंग है वो बहुत ज्यादा नेसेसरी है। अच्छा जी, उसके अलावा अगर मैं एक दो और चीजें बताऊं तो देखिए ये तो एक साइकिल होती है जिसे हम कहते हैं बायो जियो केमिकल साइकिल, जिसमें वाटर की साइकिल आ जाती है, नाइट्रोजन की साइकिल आ जाती है, कार्बन की साइकिल आ जाती है, सल्फर की साइकिल आ जाती है, फॉस्फोरस की साइकिल आ जाती है। एक ऐसी साइकिल जिसमें एक फूड की साइकिलिंग चलती है, एक होती है फूड की साइकिलिंग, एक होती है इन मॉलिक्यूल्स, न्यूट्रिएंट्स, इन मिनरल्स, इन रिसोर्सेज की साइकिलिंग। तो जो फूड की साइकिलिंग होती है कि फूड, जाहिर सी बात है, हमने जैसे मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था जब हम चैप्टर डिस्कस कर रहे थे बायो एनर्जेटिक्स, जब हमने टॉपिकल लेवल डिस्कस किया था कि भाई हर्बीवोरस को कार्निवोरस खाता है, फिर कार्निवोरस को डिकम्पोजर्स, और डिकम्पोजर्स से फिर वो सॉइल में मिलती है, यानी कि प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। तो ये जो साइकिल होती है ये हम इसे बायोजियोकेमिकल साइकिल नहीं बोलेंगे, बल्कि हम इसे न्यूट्रिएंट साइकिल कहेंगे, ठीक है जी। तो ऐसी साइकिल जो कि न्यूट्रिशन को ट्रांसपोर्ट कर रही है, क्योंकि आपको पता है एनर्जी नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ठीक है जी। उसके अलावा हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज नंबर 3 की बात कर लेते हैं, दैट इज अ लैंड। आपको पता है कि जो लैंड है वो तो एक तो दुनिया में जो कवर्ड हुआ हुआ है, 23% लैंड जो है वो वर्ल्ड से कवर हुआ है। उसके अलावा 23 के अलावा बाकी जितनी ज्यादा प्रोपोर्शनैलिटी है वो वाटर की है। तो इसी लैंड पे सारी चीजें मौजूद हैं। इसी लैंड पे आपके वाइल्ड एरियाज भी मौजूद हैं। इसी लैंड पे आपके जो हैं दूसरे फॉरेस्ट मौजूद हैं, डेजर्ट्स मौजूद हैं, दूसरे टाइप के इकोसिस्टम अदर देन एक्वेटिक सारे मौजूद हैं। तो आपको पता है टेरेस्ट लैंड आपको बहुत चीजें प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि लैंड में सबसे मेन चीज हम जाते हैं प्लांट्स पे, वुड पे, फॉरेस्ट पे। तो ये तमाम चीजें हमें टिम्बर, पल्प, पेपर, फ्यूल्स, ठीक है जी, नेचुरल गैसेस, ये तमाम चीजें, उसके अलावा एनिमल्स का फूड, हमारा फूड, ये तमाम चीजें जो हैं हम इजिली ले सकते हैं। तो आपके पास बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो कि डिपेंड ही लैंड पे करते हैं ना, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट पे सरवाइव करते हैं। तो वो एनिमल्स जो कि फूड भी लैंड से लेते हैं, हम समेत बहुत सारे और एनिमल्स हैं, ठीक है, अदर देन एक्वेटिक। तो लैंड बहुत इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्सेज का काम कर रहा है। लैंड पे दरख्त उगते भी हैं, रिसाइकलिंग भी होती है, न्यू फॉर्मेशन भी हो रही है, अनटिल अनलेस कि हम उसे खुद खत्म ना करें। लास्ट वन इज वाइल्ड लाइफ। व्हाट डू यू मीन बाय वाइल्ड लाइफ? वाइल्ड लाइफ जहाँ पे जिसे कोई आ, हम खुद से उसको पाल नहीं रहे, होता डोमेस्टिक लाइफ, एक होती है वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ आप समझ गए होंगे, हम ऐसे लाइफ की बात कर रहे हैं जो खुद ब खुद नेचर के उससे बन रहे होते हैं, जिनको कोई खुद नहीं पाल रहा होता, या आप इतने जो दरख्त हैं आप क्या सबको पानी जाके दे रहे, नहीं, बल्कि वो तो बारिश के उसके ऊपर है, ठीक है। तो ऐसी साइक तो ये जो वाइल्ड लाइफ है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है हमारे रिसोर्सेज देने में, ठीक है जी। क्योंकि आपको पता है कि ये एक ऐसा, अगर हम इस वाइल्ड लाइफ को बगैर डिस्ट्रॉय किए, वाइल्ड लाइफ डिस्ट्रॉय कैसे होती है भाई? अगर आप फॉरेस्ट को कटिंग कर लें, फॉरेस्ट को कटिंग करेंगे तो वहाँ का जो एनिमल रहने वाले हैं उनका हैबिटेट खराब होगा। जब वहाँ का हैबिटेट खराब होगा तो हमें इनडायरेक्टली हमारी फूड चेन खराब हो जाएगी। तो ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, टेक्नोलॉजीज न्यूज आती जा रही है, तो उससे क्या होता जा रहा है, हम कटिंग कर रहे हैं वाइल्ड लाइफ की, वाइल्ड एरियाज की। तो एज अ रिजल्ट हम वहाँ पर इंडस्ट्रीज बना रहे हैं, होटल्स बना रहे हैं, रेस्टोरेंट्स बना रहे हैं। तो एज अ रिजल्ट कहीं ना कहीं वो वहाँ के जो लाइफ है उनमें मौजूद, आइदर वी आर टॉकिंग अबाउट एनिमल और वी आर टॉकिंग अबाउट प्लांट्स, तो वो डिस्ट्रॉय हो रही है।